तो क्या ये कैंसरस है या क्या ये फैलने वाला है बॉडी में? अगर जो एडिनोमा है वो 10 मिलीमीटर से कम है तो वो बन गया माइक्रो एडिनोमा, और जो एडिनोमा है वो अगर 10 मिलीमीटर से बड़ा है तो वो बन गया मैक्रो एडिनोमा। तो या तो ब्लरिंग हो सकता है, विजुअल एक्विटी, या तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स हो सकता है। बट अगर आपका पिट्यूटरी एडिनोमा प्रोलैक्टिनोमा है तो इसका इलाज बिना ऑपरेशन के सिर्फ दवाइयों से हो सकता है। नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिट्यूटरी एडिनोमा के बारे में। तो हो सकता है कि आप अगर इस वीडियो में हो तो या तो आपको या तो फिर आपके कोई फ्रेंड या रिश्तेदार को पिट्यूटरी एडिनोमा डायग्नोज हुआ हो एंड आप इसके बारे में जानना चाहते हो। तो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ज्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करेंगे तो भी इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे, ताकि आपको जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ आए। तो इंश्योर करिए कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में नहीं, उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो होता क्या है पिट्यूटरी एडिनोमा? बट उससे पहले हमें समझना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड है जो हार्मोन्स को रिलीज करता है। यहां से रिलीज हुए हार्मोन बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे जाएंगे और जो भी उनका काम है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये प्रोसेस जन्म से लेके मरण तक कंटिन्यूअस चलता रहता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दिमाग के लगभग बीचों बीच में है। जहां पे ये सिचुएटेड है उसको हम अपने मेडिकल लैंग्वेज में सेल्ला टर्सिका कहते हैं। बट अगेन इन सब वर्ड्स के बारे में आप चिंता ना करो, लगभग दिमाग के बीचों बीच ये ग्लैंड है। इसको हम अगेन दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आगे का जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, पीछे का जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो हॉर्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं वो ये सब है, एंड जो हॉर्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं वो ये सब है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में पिट्यूटरी के बारे में आप अगर इतना जानोगे तो आप आगे के जो स्टेप्स है वो समझ पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिट्यूटरी एडिनोमा क्या है? ये अगर कुछ ट्यूमर है तो क्या ये कैंसरस है या क्या ये फैलने वाला है बॉडी में, कहीं और भी ये ग्रो होने वाला है, जैसे कि अपने लंग कैंसर हो गया, ऐसी चीज? क्या ये उस टाइप का कैंसर है या है क्या चीज? पिट्यूटरी एडिनोमा भी एक बिनाइन ट्यूमर है, मतलब ये कोई कैंसर नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको पिट्यूटरी एडिनोमा डायग्नोज हुआ है तो सबसे पहले आप डरिए मत, क्योंकि ये कोई कैंसर नहीं है। इसका बहुत अच्छे तरीके से इलाज हो सकता है। कैसे होगा वो हम आगे समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि जो पिट्यूटरी एडिनोमा है वो एक बिनाइन ट्यूमर है। अब ये पिट्यूटरी के अंदर से कहां से रिलीज होगा? कि अगर जो ट्यूमर है ये हार्मोन रिलीजिंग सेल से अगर बनता है तो हमें मिलेगा हार्मोन सेक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। मतलब जो पिट्यूटरी ट्यूमर बना है वो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करेंगे। अगर ये ट्यूमर बाकी के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वहां से अगर बनता है तो बनेगा नॉन हार्मोन सेक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा और नॉन फंक्शनल पिट्यूटरी एडिनोमा। जो हार्मोन सेक्रीट करता है वो हार्मोन्स की वजह से बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, तो इसलिए वो बन जाएगा फंक्शनल पिट्यूटरी एडिनोमा। एंड जो हार्मोन रिलीज नहीं करता है वो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं देंगे, इसलिए वो बनता है नॉन फंक्शनल पिट्यूटरी एडिनोमा। एक और जो चीज जो आपको समझना है कि ये जो हार्मोन रिलीजिंग पिट्यूटरी एडिनोमा है ना, वो एक कोई तरीके का हार्मोन को सेक्रेट करेगा। बाकी हार्मोन्स को क्या होगा, वो या तो नॉर्मल रहेंगे या तो उनका अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि उन सेल्स के लिए शायद जगह ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये जो हार्मोन रिलीजिंग वाला है वो बहुत बड़ा हो गया है और बाकी के जो सेल्स है वो अपना काम नॉर्मली नहीं कर पा रहे। तो हार्मोन रिलीजिंग पिट्यूटरी एडिनोमा में भी ज्यादातर एक कोई हार्मोन बढ़ जाता है, बाकी हार्मोन्स या तो नॉर्मल रहेंगे या तो कम रहेंगे। सेम थिंग जो है नॉन फंक्शनल पिट्यूटरी एडिनोमा में भी एप्लीकेबल है।
भले ही ट्यूमर कोई हार्मोन सेक्रेट नहीं करता है, बट ओवरऑल बॉडी में हार्मोन का जो अमाउंट है वो या तो नॉर्मल रहेगा या फिर वो कम हो जाएगा, क्योंकि अपना नॉर्मल पिट्यूटरी काम नहीं कर पा रहा है इस एडिनोमा की वजह से। तो यहां तक तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा पिट्यूटरी एडिनोमा जो है उसको हम साइज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो एडिनोमा एंड मैक्रो एडिनोमा। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। अब एक और कैटेगरी है जायंट पिट्यूटरी एडिनोमा, उसके बारे में फिलहाल ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो माइक्रो क्या हो गया, मैक्रो क्या हो गया। अब अगर छोटा है तो कितना छोटा है, बड़ा है तो कितना बड़ा है। तो जो कट ऑफ है वो है 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर। अगर जो एडिनोमा है वो 10 मिलीमीटर से कम है तो वो बन गया माइक्रो एडिनोमा, और जो एडिनोमा है वो अगर 10 मिलीमीटर से बड़ा है तो वो बन गया मैक्रो एडिनोमा। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, जो भी साइज है, ये जो डिवीजन है वो क्यों किया जा रहा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम समझेंगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक में। वो ये है कि प्रॉब्लम क्या होगा इस पिट्यूटरी एडिनोमा से। ठीक है, अगर किसी मरीज को पिट्यूटरी एडिनोमा है तो वो कैसे पता चलता है, और इन अ वे वो उस मरीज को किस तरह का प्रॉब्लम देगा। अब ये जो प्रॉब्लम्स है बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 हिस्सों में। ठीक है, तो सबसे पहले वाला जो है हार्मोन रिलेटेड है, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकता है इसके वजह से। जो दूसरा कैटेगरी है वहां पे हम डिस्कस करेंगे लोकल प्रॉब्लम्स। जब मैं लोकल प्रॉब्लम बताता हूं कि ये जो ट्यूमर है उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स है वो दबने के वजह से जो पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, उसको हम करेंगे लोकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो तो थर्ड कैटेगरी है वो ये है कि दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ने के वजह से। अब कैसे बढ़ेगा मैं समझाता हूं बाद में। दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ने से मतलब रेज्ड आईसीपी, उस वजह से जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम थर्ड कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे कि मैंने बोला हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अब नेक्स्ट सवाल ये कि आप मुझे बताओ कि ये जो हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो क्या सिर्फ फंक्शनल पिट्यूटरी एडिनोमा में होगा या फिर नॉन फंक्शनल में भी हो सकता है। यस, ये प्रॉब्लम्स दोनों में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शनल में तो बहुत ऑब्वियस है, अगर कोई हार्मोन बहुत ज्यादा सेक्रेट होगा, जैसे ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो गया, या फिर एक हार्मोन है ACTH कहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये सब बहुत कॉमन एंड बहुत नोन टू प्रॉब्लम्स है। एक और हार्मोन है प्रोलैक्टिन कहते हैं, उसके बढ़ने से भी बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे, जिनके बारे में डिटेल में हम कोई और वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम्स जो फंक्शनल पिट्यूटरी एडिनोमास दे सकते हैं। हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नॉन फंक्शनल एडिनोमास भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। वो जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये जो साइज बढ़ने के वजह से नॉर्मल काम करने वाले सेल्स भी शायद अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो एज अ रिजल्ट हार्मोनल लेवल कम हो सकता है एंड पेशेंट को हार्मोन कम होने के वजह से भी सिम्टम्स आ सकते हैं। एक और थोड़ा सा एक्सेप्शनल सिनेरियो है, उसको हम कहते हैं स्टॉक इफेक्ट। अब उसके बारे में ज्यादा टेक्निकलिटीज के बारे में बात नहीं करेंगे, बट हाँ वो ये है कि एक नॉन फंक्शनल पिट्यूटरी एडिनोमा भी अगर कहीं है तो पिट्यूटरी का जो ऊपर का हिस्सा है, इसको हम स्टॉक कहते हैं, उसको दबाने के वजह से कुछ हद तक प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ सकता है। हालांकि ट्यूमर प्रोलैक्टिन सेक्रेटिंग सेल से नहीं हुआ है, बट प्रोलैक्टिन का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है पिट्यूटरी एडिनोमा उसके ऊपर का जो हिस्सा जिसको स्टॉक कहते हैं उसको दबाने की वजह से। अब इसको हम स्टॉक इफेक्ट कहते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स है जिसके वजह से पेशेंट को पूरे शरीर में हार्मोन रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कैटेगरी। ओके, तो हम नेक्स्ट हम आते इंपॉर्टेंट कैटेगरी, वो है लोकल इफेक्ट क्या है इसके वजह से।
अब लोकल इफेक्ट के लिए आपको उसका स्ट्रक्चर, मतलब जहां पे ये पिट्यूटरी नॉर्मली सिचुएटेड है ना, उसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बिल्कुल ऊपर से एक नस जाता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज़म, जो भी है। इन सिंपल वर्ड्स ये बेसिकली आपके आंख में से नस दिमाग तक जाने वाला है। तो आंखों की जो रोशनी है वो इस नस के वजह से है। ये जो भी आंखों के सामने जो भी आप देखते हो वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज़म, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ऑप्टिक पाथवे, तो ये जो सारे सिग्नल्स हैं ऑप्टिक पाथवे से होते हुए दिमाग तक पहुंचेंगे, तभी आप चीजों को देख पाओगे, क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो ब्रेन में होना है। समझ गए? ओके, तो जैसे कि मैंने बोला पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बिल्कुल ऊपर से ये हमारा ऑप्टिक पाथवे जो है जाता है। एंड जो बगल में दोनों साइड्स में एक जगह है जहां पे बहुत सारे ब्लड वर्ड होता है, इसको हम कैवर्नस साइनस कहते हैं। डोंट वरी, इन सब शब्दों के बारे में चिंता मत करो, बट उसके अंदर एंड उसके एज में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स जाते हैं जो मेनली आंखों का जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये दो चीज जो मैंने बोला वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अब ट्यूमर का साइज अगर बढ़ जाए तो या तो ऑप्टिक पाथवे, ऑप्टिक नर्व एंड काइज़म जो है वो दब सकता है, या तो अगर वो साइडवेज एक्सटेंशन हो जाए तो ये सारे नसें जो है दब सकते हैं। ऑप्टिक पाथवे अगर दब जाए तो क्या होगा? आंखों की रोशनी में दिक्कत आ सकता है। अब आंखों की रोशनी में दिक्कत का मतलब हो सकता है कि ब्लरिंग हो, या हो सकता है कि कुछ कुछ हिस्सों में मरीज नहीं देख पा रहा है या मरीज नहीं देख पा रही है। इसको हम कहते हैं विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। तो या तो ब्लरिंग हो सकता है, विजुअल एक्विटी, या तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है वो ये है कि मरीज जो है साइड की चीजें, दोनों साइड की चीजें ठीक से नहीं देख पा रहा है, बिल्कुल जो सेंटर में है बस उसी को देख पा रहा है। इसको हम कहते हैं बाई टेम्पोरल हेमियानोपिया। अगेन इन वर्ड्स के बारे में चिंता मत करिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला अगर ये साइड में जाता है तो जो नस है, जो आंखों की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं, वो अगर दब जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है जो नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द आई अफेक्ट हो जाएगा। अब ऑब्वियसली ये इक्वल तो नहीं होगा, तो कोई एक साइड का अफेक्ट होगा, मरीज को डबल डबल दिखना शुरू होगा। इसको हम कहते हैं डिप्लोपिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट लोकल प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर ट्यूमर का साइज और थोड़ा सा बढ़ जाए तब क्या होगा? दिमाग के अंदर एक पानी वाला जगह है जिसको हम वेंट्रिकल कहते हैं, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर ट्यूमर का साइज और बढ़ जाए तो ये जो वेंट्रिकल है उसमें एक जगह है जिसको हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। तो ये थर्ड वेंट्रिकल के अंदर घुस सकता है और पानी का रास्ता है इस ट्यूमर की वजह से ब्लॉक हो सकता है। ब्लॉक होने से क्या होगा? दिमाग के अंदर पानी भर जाएगा और पूरे सिर के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसको हम कहते हैं रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो उससे मरीज को अगेन हेडेक होना, वॉमिटिंग होना, ये सब चीज हो सकता है। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज है मरीज को होने वाले सिम्टम्स के। अब जाहिर सी बात है अगर ट्यूमर बहुत छोटा है, दैट इज अगर वो माइक्रो एडिनोमा है, तो यूजुअली ये जो सेकेंड कैटेगरी है लोकल प्रॉब्लम्स वो नहीं होंगे। तो माइक्रो एडिनोमा तभी सिम्टोमेटिक होगा जब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो हार्मोन रिलीज करता है। तो वही मैक्रो एडिनोमा चाहे वो हार्मोन रिलेटेड सिम्टम्स हो ना हो, विजन रिलेटेड सिम्टम्स डेफिनेटली मरीज को हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का डायग्नोसिस कैसे किया जाए? अगर पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है पिट्यूटरी एडिनोमा के डायग्नोसिस में, वो है एमआरआई स्कैन ऑफ द ब्रेन। तो जब हम एमआरआई स्कैन करते हैं तो हमें ये ट्यूमर दिख जाएगा, चाहे वो माइक्रो हो, मैक्रो हो। माइक्रो एडिनोमा को डिटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा स्पेशल टाइप के एमआरआई की जरूरत है, बट उन सब चीजों के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे जरूरी टेस्ट है वो है एमआरआई। अब उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बोला पेशेंट को हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, तो पूरे बॉडी के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स
हमें टेस्ट करना होगा। तो मरीज को अगर पिट्यूटरी एडिनोमा है तो आपका जो डॉक्टर है वो सारे हार्मोनल एनालिसिस के लिए बोलेंगे। सेकंड, जैसे कि मैंने बोला, ये विजन, जो आंखों की रोशनी वाला नस को दबा के प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए आंखों का भी जांच होना बहुत जरूरी है। वो विजुअल एक्यूटी एंड विजुअल फील्ड कहते हैं। तो ये सारे टेस्ट होने के बाद फिर इलाज के बारे में हम सोचते हैं। बट हाँ, एक और जरूरी चीज है, जैसे कि मैंने बोला कि माइक्रो एडिनोमा जो है, जो 10 मिलीमीटर से कम है, वो यूजुअली लोकल प्रॉब्लम्स तो नहीं देंगे, बट हाँ, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसके वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब एक सिनेरियो आप सोच लो कि आपके ब्रेन का स्कैन हो गया कोई भी कारण के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको हेडेक था या फिर कुछ चोट लगी है, कोई भी कारण की वजह से दिमाग का स्कैन हो गया एंड वहां पे पिट्यूटरी एडिनोमा दिख गया। अब आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, ना ही आपको लोकल प्रॉब्लम मतलब विजन रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंड ना ही आपको रेज्ड आईसीपी का प्रॉब्लम है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? उस एडिनोमा जो डिटेक्ट हुआ है उसको ट्रीट करें या ना करें? अब ऐसे जो डिटेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं इंसिडेंटलोमा, मतलब इंसिडेंटली डिटेक्ट हुआ, हमने कुछ और देखने के लिए हमने स्कैन किया तो ये दिख गया। अब पिट्यूटरी एडिनोमा जो इंसिडेंटलोमा है उसका ट्रीटमेंट करना है नहीं करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं ब्रॉडली बताऊं तो अगर माइक्रो एडिनोमा है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, फॉलोअप में रखना है पेशेंट को, ताकि आगे जाके अगर वो बढ़ जाए तो टाइमली वो पिक हो जाए, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद पता चले। तो रेगुलर फॉलोअप एमआरआई की जरूरत है। अगर मैक्रो एडिनोमा है तो यस, अगेन वो डिपेंड करेगा कि आंखों का जो भी जांच करने वाले हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम निकल आता है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि मरीज को पता नहीं चलता, कुछ बहुत बहुत माइनर लेवल पे अगर आंखों की रोशनी में थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते उसको। तो जब वो तो तभी पता चलता है जब हमने ये सब टेस्ट किया हो। तो ऑब्वियसली अगर जब हम टेस्ट करते हैं तो कुछ आंखों की रोशनी दबने की वजह से जो भी प्रॉब्लम है वो अगर पता चले तो जरूर उसका ट्रीटमेंट होना है। अगर आंखों की रोशनी भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस मरीज को भी हम फॉलोअप में रखते हैं इन केस ऑफ इंसिडेंटलोमा। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट में। तो पिट्यूटरी एडिनोमा डिटेक्ट हो गया, पेशेंट सिम्टोमेटिक है, तो अब हम इस चीज का क्या करें? अब ऑब्वियस चीज है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है तो उसको ऑब्वियसली ट्रीटमेंट मेडिसिन दे के ठीक करना होगा। बट अदरवाइज जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है पिट्यूटरी एडिनोमा का वो सर्जरी ही है, ऑपरेशन ही है। बट अगर आपका पिट्यूटरी एडिनोमा प्रोलैक्टिनोमा है तो इसका इलाज बिना ऑपरेशन के सिर्फ दवाइयों से हो सकता है। अब ये प्रोलैक्टिनोमा क्या है और कैसे होगा हम दूसरे कोई वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अब फिलहाल ये मान के चलो कि अगर सिम्टोमेटिक पिट्यूटरी एडिनोमा है और वो प्रोलैक्टिन सेक्रेटिंग नहीं है, या तो कुछ और हार्मोन सेक्रेटिंग है या तो नॉन फंक्शनल है, तो इसका इलाज है वो ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन करके इस ट्यूमर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन हम कैसे करते हैं? ज्यादातर मरीज में इसका जो ऑपरेशन है वो नाक के थ्रू होता है, मतलब हमें ऊपर से खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, नाक के थ्रू जाके इसको, जो प्रॉपर मेडिकल वर्ड है वो है ट्रांसनेजल ट्रांसफिनॉइडल। वहां पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्फिनॉइड साइनस कहते हैं। तो नाक के थ्रू जाके, स्फिनॉइड साइनस के थ्रू जाके हम सेला तक पहुंचेंगे और ये जो पिट्यूटरी एडिनोमा है उसको निकालेंगे। ठीक है, बट कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, स्पेशली साइज, लोकेशन एंड बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपके सर्जन कंसिडर करेंगे। और कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस में जहां पे नाक के थ्रू इसका इलाज ठीक से नहीं हो सकता। व्हेन आई से ठीक से नहीं हो सकता, या तो वो बहुत रिस्की है या तो वो बहुत बड़ा है, पूरा नहीं निकलेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको बताएं कि ये नाक से नहीं होगा, ऊपर से, मतलब ट्रांसक्रेनियल, खोपड़ी खोल के हमें करना पड़ेगा। तो अब जो सबसे जरूरी चीज जो सबका कंसर्न है वो है कि ये ऑपरेशन कितना सेफ है, इसमें क्या क्या खतरे हैं। अब मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, ऐसा दुनिया में कोई भी ऑपरेशन नहीं है जिसमें बिल्कुल कोई खतरे ना हो।
तो खतरे तो है ही, खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन करने से कितना खतरा है एंड ऑपरेशन ना करने से कितना खतरा है। तो बेसिकली ये रिस्क वर्सेस बेनिफिट को हम देख के फिर अपना डिसीजन हम पेशेंट को बताते हैं। ठीक है, तो रिस्क क्या होता है होने के लिए, तो लिस्ट तो मैं 10-20 जितना भी बता सकता हूं, बट कुछ कुछ कॉमन चीजें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आपका ऑपरेशन ट्रांसनेजल ट्रांसफिनोडल मतलब नाक के थ्रू अगर होता है, पिट्यूटरी को निकालने के बाद उसके ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं अरेक्नॉइड, वो अगर खुल जाए, हम चाहते तो नहीं है कि वो खुल जाए, बट वो कभी कभी खुल सकता है। अगर वो खुल जाए तो दिमाग के आसपास जो पानी है जिसको हम CSF कहते हैं, वो नाक के थ्रू लीक हो सकता है। इसको हम कहते हैं CSF राइनोरिया। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पिट्यूटरी एडिनोमा ऑपरेशन के बाद। अब इसको कैसे टैकल करें, ये हो तो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम बहुत आसानी से मैनेज होगा। 10% ऑफ द टाइम ही इससे बहुत प्रॉब्लम भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्रॉब्लम नहीं होगा CSF राइनोरिया से, बट हाँ 90% ऑफ द टाइम इसको हम बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ एक और जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि पिट्यूटरी ऑपरेशन के बाद शरीर के अंदर का सोडियम लेवल है वो बहुत ऊपर नीचे जा सकता है। जो सोडियम बहुत हाई होता है उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। एग्जैक्टली क्यों होता है हम कोई और वीडियो में बात करेंगे। या सोडियम लेवल बहुत कम होना जिसको हम कहते हैं SIADH। ये दोनों प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड ये कॉमन भी है। जैसे हमारा CSF राइनोरिया है उसी तरह ये प्रॉब्लम भी मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत आसानी से मैनेज होगा। अब हाँ, जैसे कि मैंने बोला, बताने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं बता सकता हूं, हो सकता है, बट हाँ बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो रेयर है, जिसमें हम माइनर कैटेगरी से थोड़ी बहुत नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक में डिस्कम्फर्ट कुछ टाइम तक रह सकता है। एंड जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि पिट्यूटरी के आसपास ब्रेन को सप्लाई करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल है जिसको हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। बहुत वेरी 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 रेयरली अनफॉर्चुनेटली कैरोटिड आर्टरी इंजरी भी हो सकता है एंड वहां से आप जो भी इमेजिन कर सकते हो वो सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलो कि पिट्यूटरी एडिनोमा का ऑपरेशन जो है हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। तो व्हाट नेक्स्ट, तो जैसे कि मैंने बोला व्हाट नेक्स्ट वो भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का पिट्यूटरी एडिनोमा था, वो फंक्शनल था या नॉन फंक्शनल था। अगर फंक्शनल था तो सबसे जरूरी हमें ये देखना है कि क्या पूरा ट्यूमर निकल गया, क्या जो बढ़ा हुआ हार्मोन जो है वो नॉर्मल पे आ गया, या व्हाट इज द सिचुएशन। अगर वो नॉर्मल पे आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नॉर्मल पे नहीं आया तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि उसके लिए कुछ और ट्रीटमेंट की जरूरत है क्या। एंड ज्यादातर मरीज को पिट्यूटरी एडिनोमा ऑपरेशन के बाद हो सकता है कि कुछ कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट की भी जरूरत पड़े। अब इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे कितना ट्यूमर बचा हुआ है, या पूरा 100% ट्यूमर निकल गया या फिर कुछ बचा हुआ है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ट्यूमर बचा हुआ है वेरी ऑब्वियस कि वो आगे आने वाले दिनों में वो और बढ़ सकता है। जो इसको हम कहते हैं रिकरेंस। जो पिट्यूटरी एडिनोमा रिकर होना बहुत कॉमन चीज है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो बचा हुआ ट्यूमर है उसको एक तरह का रेडिएशन है जिसको हम कहते हैं गामा नाइफ थेरेपी, वो दे सकते हैं ताकि दोबारा बनने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाए। या कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं कि वो दोबारा ग्रो हो गया और उनको सेकेंड ऑपरेशन की जरूरत पड़े। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज भी है पिट्यूटरी एडिनोमा के सर्जरी में। अब ये भी हो सकता है कि जो हमने निकाला वो जो भी रूट से, वो चाहे नाक से हो गया या ऊपर से हो गया, कि थोड़ा सा हिस्सा बच गया। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब हम नाक से करते हैं कि ऊपर का हिस्सा थोड़ा बच गया, या फिर ऊपर से करेंगे तो नीचे का हिस्सा थोड़ा बच गया, तो हो सकता है कि सेकेंड स्टेज ऑपरेशन भी जरूरत पड़े। नाक से किया था, जो बचा हुआ है उसको हम ऊपर से जाके निकाल रहे हैं, या फिर ऊपर से किया था, जो नीचे बचा हुआ है उसको हम नीचे से जाके निकाल रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी भी है कुछ कुछ पेशेंट्स में। तो ये ब्रॉडली कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पिट्यूटरी एडिनोमा के बारे में समझना है। अब जैसे मैं हर पार्ट में बताता आ रहा हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम घंटों तक बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे सब कैटेगरी है।
हर एक जो हार्मोन सेक्रेटिंग एडिनोमा है उसके अलग अलग फीचर्स है, मैनेजमेंट में भी थोड़ी बहुत फर्क है, एंड इवन ये जो पिट्यूटरी एडिनोमा में भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे कहते हैं पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी हो गया, या फिर ये जो CSF राइनोरिया हो गया, इसके लिए क्या करें। तो ये सब ऐसे बहुत सारे सब कैटेगरीज है इस टॉपिक के, जिसको हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अब सब कुछ इधर ही बताएंगे तो ये फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको समझ आ गया हो।